तो लास्ट वाली क्लास हमने जहां तक पढ़ी थी, क्या पढ़ा था उसमें, क्या पढ़ा था, टॉपिक क्या था, हाँ क्या क्या उसमें कवर किया था बच्चों? ठीक है, हमने ओल्ड रिजाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में पढ़ा था, यस और नो? ओके, इसके अलावा क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लेजिस्लेटिव असेंबली चेंजेस, इलेक्शन प्रोसेस, और रॉबर्ट्सफायर के द्वारा रिजाइन ऑफ टेरर। राइन ऑफ टेरर के अलावा हमने डीपीपीज के बारे में भी इसके क्वेश्चंस कल सॉल्व किए हैं, इजी, मॉडरेट और कंपटीशन लेवल पे किया है। आई होप आपने उस मॉड्यूल और डीपीपी को घर पे फिर से देखा होगा। ठीक है, डिवाइन थ्योरी, फ्लैशबैक स्टोरीज, सोसाइटी जो डिवीजन में थी, कितने पार्ट में थी? फिलोसोफर्स के बारे में हमने पढ़ा, 4 फिलोसोफर्स इंपॉर्टेंटली हैं जिनके बारे में पढ़ना है, उनकी किताबों का नाम भी है, ये क्वेश्चन भी बनता है, मैंने आप लोगों को बताया था, राइट। इसके अलावा जनरल स्टेट असेंबली के बारे में बताया, मीटिंग हुई, वहां उन लोगों की बातें पूरी नहीं हुई, थर्ड स्टेट ने डिमांड रखा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। इसके बाद प्रोटेस्ट किया गया टेनिस कोर्ट में ओथ लेकर, ये पढ़ा हमने। अब पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो समझना, मोनार्की का मतलब वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें मोनार्क हेड होता है। कौन होता है बच्चों? मोनार्क मतलब राजा, उसका अगला आने वाला पीढ़ी ही राजा बनेगा, के पास कोई क्वालिटी हो चाहे, लेकिन एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। क्या कहते हैं? अब एब्सोल्यूट मोनार्की और मोनार्की के बीच में डिफरेंस ये हो गया बच्चों कि एब्सोल्यूट मोनार्क कुछ भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब हम इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डाल देंगे, क्या डालेंगे, तो ये मोनार्क जो है, यानी ये मोनार्की सिस्टम जो है, ये कहीं ना कहीं से लिमिटेड हो जाएगी, यानी अब अपने मन का उतना वो नहीं कर पाए। ये तो मानते हैं सभी लोग। तो एक ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर हम क्या लगा दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज होंगे जो सभी के लिए कॉमन होंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होंगे, लॉज होंगे जो सभी के लिए कॉमन होंगे। ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब मोनार्क के अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए रन कराया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें कानून बना कि मान लो इक्वालिटी दी जाएगी, तो वो सबको देने की बात की गई, कोर्ट का महिलाओं को छोड़कर सबको देने की बात की गई, क्या क्लर्गी, क्या नोबेलिटी और क्या थर्ड स्टेट। क्लियर था? बस 2 एक्सेप्शन थे, लैंड जिसके पास है वो, और महिलाएं नहीं है, सॉरी, लैंड जिसके पास नहीं है वो, और महिलाओं को वोट का अधिकार। इतना ही एक्सेप्शन था। चलिए, अब काम को अच्छे से बांटा जाए, इसके लिए क्या किया गया, तो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी हाँ, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बना दिया गया, है ना। क्या बना दिया गया? ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बना दिया, अंग, काम को अच्छे से कर सकें। जैसे यहां सीआईज हैं, है ना, आपके मार्केटिंग टीम है, काउंसलर हैं, टीचर है, आपके कंटेंट को अपलोड करना। क्यों? क्योंकि अगर एक काम, ये जो कितना काम है, इसको अकेले मैं करूंगा तो शायद इसमें उतनी एफिशिएंसी ना हो, लेट भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है, शायद मैं डिक्टेटर की तरह भी करने लग जाऊं, जाओ नहीं दूंगा वीडियो, जाओ ये नहीं करूंगा, है ना। क्योंकि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर को अगर आप अकाउंटेबल नहीं बनोगे और ज्यादा हो जाएगा, शेयर्ड नहीं होगा, तो वो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, करप्ट होने। तो इसीलिए काम को 3 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बच्चों? कौन कौन सा? एक लेजिस्लेचर, पहले इसके बारे में जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका, मतलब वो जो कानून बनाएगा। अच्छा, इनका काम सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना है। इस पे कैसी काम हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कोई इनका वो नहीं है। मान लीजिए कानून बन गया एग्जाम्पल के तौर पे कि क्लास 8 के बाद सोशल नहीं पढ़ना है, तो जिनको भी सोशल नहीं पढ़ना है वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, विधायिका ने कानून 2 लेवल पे बनाना होता है। एक स्टेट में, जो क्लास 8 में हमने पढ़ा है ना, 2 लेवल की गवर्नमेंट है हमारे पास, स्टेट और सेंट्रल लेवल। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया ये कानून। चलिए, क्योंकि एजुकेशन के अंदर आ रहा है तो एजुकेशन कॉन्करेंट में है, दोनों लोग बना सकते हैं। अब लेजिस्लेचर के बाद काम आएगा किसका? एग्जीक्यूटिव का।
इसको कहते हैं हिंदी में कार्यपालिका। क्या कहते हैं? इनका काम है कि अब कैसे काम होगा, अब ये देखेंगे। स्कूलों में जाएंगे, जो भी स्कूल सोशल स्टडी पढ़ा रहा होगा वो बंद कराओ, एक्शन लो, लॉ के अंदर सजा होगा, प्रावधान होगा, फाइन होगी, जो भी होगा वो इसकी फाइलिंग करेंगे, सजा नहीं देंगे। ठीक है, कि हमने वार्निंग दिया एज पर द लॉ, फिर भी कर रहे हैं, फाइल बनाएंगे और किसके पास ले जाएंगे? इसको क्या कहते हैं? अब ये तय करेगा कि पैसा देना है, फाइन देना है के रूप में, जेल जाना है कि छोड़ देना है, मार दिया जाए कि। तो देखो तीनों का काम आपस में जब बट गया तो काम में एफिशिएंसी भी आएगी, स्पीड भी आएगा और एक्यूरेंसी भी। क्लियर है? चलिए, फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम 28 मिलियन था, कैन कास्ट वोट ओनली 4 मिलियन पीपल आर नॉट अलाउड, सॉरी इसको देखिए, पॉपुलेशन जो थी 28 मिलियन थी और उसमें से कास्ट जो कर सकते थे वोट, कास्ट का मतलब जाति नहीं है, उसमें जो वोट को डाल सकते थे, वोट देने का अधिकार कितने लोगों को मिला? ये अंडरलाइन रखने वाली चीज है। क्लियर है? अब ये मिटा दूं या छोड़ दूं सीट पे इसी तरीके से, फिर पीडीएफ में ऐसा ही आएगा, छोड़ दूं? अब कौन थे? तो 50 के इलेक्टोरल लोग थे, इलेक्टोरस। याद करिए, पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन, याद आया? एक्टिव सिटीजन डायरेक्ट किसको चुन रहे थे? इन्हीं इलेक्टोरस को ना। और ये किसको कंट्रोल कर रहे थे? मिनिस्टर्स और किंग को कर रहे थे ना, बोलिए। मिनिस्टर और पैसिव, एक एक्टिव सिटीजन किसी और को भी वोट कर रहे थे, किसको? वेरी गुड, किसको? तो अगर हम देखें तो जो एक्टिव सिटीजन थे उनके कंट्रोल में कौन कौन आया? एक्टिव सिटीजन कौन कौन आया? एक तो ये आए और एक ये, कौन? इलेक्टोरल्स। समझ गए ना इससे आप? ये सीधा कर दूंगा या फिर और ऊपर कर दूं? यहां से ये, अब क्लियर है? अब क्लियर है एरो से? अच्छा, नेशनल असेंबली में कितने मेंबर? 745 याद रखेंगे, ठीक है? वो किसको कंट्रोल करेंगे? और मिनिस्टर्स को भी, जो अभी हमने ऊपर बताया। लेकिन किंग के पास एक क्या होगा? एक ऐसा पावर जो एक्सट्रीम कंडीशन में वो लगाएगा, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन। ठीक है? कंक्लूजन क्या है? सिटीजन अब वोट देने लग गए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को, जो चूज करेंगे कि नेशनल असेंबली में कौन बैठेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एक सिटीजन को ये राइट टू वोट नहीं मिला। तो क्या ये जस्टिफाइड पूरी तरीके से अच्छी गवर्नमेंट थी? एक फिलोसोफर थे जिन्होंने क्या लिखा था? ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, और स्पिरिट ऑफ लॉ, दोनों का नाम बताइए। और स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू, और दोनों फिर से रिवीजन करिएगा, ठीक है? उन दोनों के द्वारा पहली बात कही गई सरकार कैसी होनी चाहिए, दूसरा सरकार में लोग कैसे होने चाहिए, और तीसरा सबको एकोमोडेट कैसे करना है। तो उनकी बात तो पूरी नहीं हुई ना। और वस्तुतः अभी सोचिए, तो सरकार में आप वोट देकर सरकार तो बनाने लग गए, उनका क्या? जिनको अधिकारी ना मिला, उनकी क्या कमी है, क्या गलती है? मजा तो तब है, देश तो तब है सबका जब सबको अधिकार मिले। तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, 25 साल के ऊपर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल रहा था। लेकिन उन्हीं लोगों को जिनके पास क्या है? इक्वल टू द 3 days ऑफ लेबरर, 3 दिन की रोजगारी का पैसा जो दे रहे थे, वो क्या बन जा रहे थे? एक्टिव। और जो ना दिए, और जो भी पैसिव हैं, उनको राइट टू वोट। और किसी भी देश में अगर आपको वोट नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं। क्लियर है? यहां तक सब अलाइंड है? हाँ, मतलब वीकली तभी तो बहुत ज्यादा लोड था ना। ठीक है? हु गेव वोट? दे आर एक्टिव और एज पैसिव। पर 3 चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल, 25 साल होने चाहिए, और मजदूरी का 3 दिन। क्लियर है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, जो संविधान बनाया गया, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ठीक है?
ये देखिए ग्लांस, जरा सा एक सेकंड अपने नजर के सामने इसके की पॉइंट्स हैं। देख लिया सभी लोगों ने? डेमोक्रेटिक फीचर क्या है? पहला, फ्रांस एक लिमिटेड मोनार्की बना। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर क्या आ गया था? वेरी गुड। किंग जो है मेरली द हेड ऑफ द स्टेट, अकेला रह गए। मेरली मतलब ओनली सिंगल, ठीक है। ऑल लॉज वर क्रिएटेड बाय द, अकेले राजा नहीं कर रहा था, क्लियर है। और फ्यूडलिज्म जो था वो क्या कर दिया गया, ठीक है। चलिए, अनडेमोक्रेटिक फीचर क्या था इसके अंदर? वोटिंग राइट टैक्स पेयर या लिमिटेड लोगों को थी। ऑफिसेज रिजर्व थी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ऑनर्स के पास। और न्यू गवर्नमेंट नोन एज द लेजिस्लेटिव, क्लियर है। तो इसमें पूछ देगा आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ऑफ द फ्रांस, हाउ इट वाज डेमोक्रेटिक एंड आल्सो मेंशन द अनडेमोक्रेटिक फीचर ऑफ 1791। तो डेमोक्रेटिक से ज्यादा नॉन डेमोक्रेटिक फीचर पूछा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप 10th में जब जाएंगे तो नेपोलियन के सिविल कोड में अच्छा क्या था से बुरा क्या था ये पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि अच्छा सब याद करते हैं, बुरा वाला छोटा पॉइंट होता है, कोई ध्यान नहीं देता है। आगे चले। अच्छा, अब 71 टू 72 के बीच में क्या बदला? राइट टू अगला अगला लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लाइफ, स्पीच, बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार। अब जीने के अधिकार में रिसेंटली एक बहुत अच्छी मूवी भी आई है, कागज 2 करके, बहुत अच्छा आया हुआ है। उसने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि आप जैसे प्रोटेस्ट करते हो, रोड जाम कर देते हैं, ये बहुत गलत है। हर इस प्लेटफॉर्म से टीचर्स, लोगों को, शिक्षित हर लोगों को बोलना चाहिए आप अपने राइट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके राइट से दूसरे के राइट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप एक प्रोटेस्ट, एक रैली निकालना चाहते हैं, इट्स वेल एंड गुड, पर आपने अगर रोड जाम कर दिया और वहां एक किसी की एम्बुलेंस में डेथ होती है या किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती, कुछ भी XYZ होता है, तो उसका जिम्मेदार आप हैं। राइट टू लाइफ में अमेंड करके ये चीज डाला गया, किसी की जिंदगी के साथ कुछ भी गलत होता है आपके किए गए से, तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। राइट टू लाइफ बहुत ब्रॉड चीज है, जीवन जीने का अधिकार, समझ रहे हैं ना, बहुत ब्रॉड चीज है। लिबर्टी आजादी वाली पॉइंट है, गिवन टू ऑल सिटीजन एंड प्रोटेक्टेड बाई, क्लियर है। चलिए, नेशनल असेंबली की बात करेंगे। द सिचुएशन इन द फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, ऑल्दो लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स वाला, है ना। ही इंटर्ड इन द सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ, तो पसंद आ रहा था ये सब काम, जबरन उसका गला दबा दबा के एक पॉइंट एक्सेप्ट कराया जा रहा था, तो उसको ऑब्वियसली पसंद, क्लियर है। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन द फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स, सैनिकों का झुंड भेजेंगे, क्या करने? पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस सिंस द समर ऑफ 1780। जब से इन लोगों ने आजादी का बिगुल बजाया है, तब से जो ये मोनार्क की नाक में दम कर रखा है, इसको खत्म करने, तोड़ देने, बर्बाद कर देने, ध्वस्त कर देने की परियोजना इधर से भी, क्लियर है। सैकड़ों साल से ये झेल रहे थे, 3 साल ये लोग नहीं झेल पाए, वो आदत नहीं है कंफर्ट जोन से निकलने की, वो कैसे झेलेगा, ठीक है। आगे, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट, काबिल बनेंगे, इन लोगों को नहीं पता है कि तुम बच्चे अंदर अंदर से मीटिंग कर रहे हो। देखो, जब कभी कोई आदमी दबा है या अपने नेचुरल वर्क से, जैसे होता है ना कि लगता है कि सर को कैसे पता, आपका जो नेचर है ना उसमें सडन बदलाव आ जाए, या आपके चेहरे पे आपके करने से आपके आई कांटेक्ट का कोई मैच ना खाए, तो सीधा सा मतलब है आप कुछ और प्लान कर रहे हो या दिल से वो काम। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव लर्नड एज अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के रूप में देखते हैं। आपकी बातों में आपकी नजर और कॉन्फिडेंस का कमी दिखाई देता है, तो या तो आप इग्नोर कर रहे हैं, या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर कुछ और सोच रहे हैं। तो पर्शिया के राजा को जब वो बुला रहे थे और बाकी के काम कर रहे थे जिसको कि दिल लगी से वो कर नहीं रहे थे, तो उनके चेहरे का हाव भाव जो सडन, क्योंकि जब उनको लगा कि अब पर्शिया तो सपोर्ट करेगा, छोड़ेंगे नहीं लोग जो जबरदस्ती हमसे करवा रहे हैं,
तो ये जो थॉट उनके मन में डेवलप हो रहा था, तो क्या बाकी लोग ये नहीं देख रहे होंगे? क्या ये बाकी ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे? बड़े बड़े ऑफिसर्स को कैसे पता लगता है नीचे का ऑफिसर जो है करप्शन कर रहा है या गड़बड़ कर रहा है? हाव भाव से पता लग जाता है, सडन से आपके कॉन्फिडेंस में बोल्ड आएगा। जैसे एग्जांपल मान लो, मैं किसी जगह पे एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं, मुझे एसपी ने आकर सुना दिया, ऑल दो गलती किया था मैंने, फिर भी अब मुझे डीआईजी से बात हो जाए, अगली बार एसपी आएगा तो मेरा हाँ ठीक है कर लेंगे, क्या दिक्कत है, हाँ बोल दिया ना आपने, हो जाएगा। अब मेरे को इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आएगा? अच्छा, कहीं ना कहीं मेरे से ऊपर वाले से इसकी बात हुई है, तभी इतना तेज आवाज निकाल रहा है। अदरवाइज कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है इसका, इसी की वजह से। तो हम भी तो पता लगाएंगे ना, मेरा जो सीनियर होगा वो पता लगाएगा ना ये बात कि ये ऊंचे स्वर कहां से आ रहे हैं। तो तुम्ही से थोड़ी उसका संबंध है, हमारा भी तो हो सकता है कि नहीं है? क्लियर है यहां पर? अब तुम खाली पर्सिया के पास जा रहे हो, हम कहां पहुंच गए? Thousands of volunteers thronged from the province to join the army. Louis XVI's wife belongs to, clear है? They saw this as a war of the people against king and aristocracy all over the, सामान्य जनता का, बड़े बड़े पूंजीपतियों मान लीजिए और राजाओं के बीच एकदम सीधा साधा टसल दिखा जा सकता है। क्लियर है? इसलिए इसको क्या कहा गया? ऑर्डिनरी पीपल वर्सेस द पैट्रियोटिक सॉन्ग दिस सॉन्ग वाज। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा तुम देखना, कहीं लड़ाई हो रही होती है ना, तो वो जोश की बात होती है, जैसे कोई वर्ड यूज कर लेता, भगवान का नाम ले लेता है, कोई भी है ना, किसी भी तरीके के ईश्वर का नाम लेकर चिल्लाकर बोलता है ना, हर हर महादेव जाता है। क्यों? उस वर्ड से आप फुल जिल, है ना, भगवान का कोई भी नाम लेके आप अपने आप को फुल जिल के साथ लेकर जाते हो। तो उसी तरीके से जब आपके लिए सब कुछ क्या है? देश, सैनिक के रूप में, है ना, तो वो क्या उठाएंगे? देश का वो गीत जिससे उनके अंदर क्या है? एनर्जी 4 गुना काम करने की। It was sung for the first time by the volunteers from the Marseille as they march into the and so got its name. कहां से मार्च किए? गीत ऐसे ही चला, और जब इस प्लेस से गए, ये एमसीक्यू में आया है कई स्कूल, उसमें मैंने देखा है कि ये नाम मर्सेली क्यों पड़ा। वॉलंटियर जब पहली बार यहां से गुजरे तो उन्होंने इसका नाम यही रख दिया, और बाद में यही क्या हो गया? नेशनल एंथम ऑफ। कोई परेशानी? वेरी गुड। अगेन फ्रांस इकोनॉमी क्या हुई? देखो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जब भी आएगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक, यानी जो लोगों का काम है आपके देश को देखना, संभलना, संभालना। जैसे परिवार में आपके पिता का जॉब छोड़ें, छुट्टी करें, ना जाएं, इधर उधर करें, चीजों को ध्यान ना दें, तो ये चीज होगा, डिसिप्लिन खराब होगी, इकोनॉमी खराब होगा कि नहीं होगा? द रिवॉल्यूशन वॉर ब्रॉट लॉसेस। कभी किसी भी तरीके की लड़ाई से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ, याद रख लीजिएगा। लड़ाइयों से फायदा नहीं होता, क्योंकि युद्ध में लोगों की अस्मिता, आर्थिक स्थिति, मानवता और संसाधन का सिर्फ और सिर्फ हवन किया जाता है और कुछ नहीं। उसकी हवन की प्रज्वलनी से सिर्फ प्रतिशोध मिलता है, और प्रतिशोध की जो अंतिम ज्वाला है वह आपके अंदर एक ऐसी पूरी द्वेष की भावना डालेगी, ऐसा मन को दुख करेगा, इतना दुखी करेगा कि बाद में आपको सिर्फ लगेगा किया क्यों। ठीक है, लॉस के अलावा कुछ नहीं होता। While the men were always away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their family. तो ये इग्नोर कर रहे हैं। पुरुष कहाँ थे उस समय? तो घर की जिम्मेदारी किसने? ये वो समय है जब मातृ शक्तियों ने दिखाया कि तुमने सैकड़ों साल से हमें गुड फॉर नथिंग रखा था, और हम ये दिखा रहे हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए तुम बने हो, तो हम वो भी कर सकते हैं जो तुम आज करने गए हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बच्चियों? ऑन दैट टाइम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली क्या थे? अब चेंजेस क्या देखने को मिलेगा? मिडिल क्लास ऑल्सो इमर्ज्ड इन, क्लियर है, फॉर्म्ड। क्या नाम रखा गया? पहला वाला क्या देखने को मिलेगा? वेरी गुड। कह रहे याद नहीं होगा, आधी चीजें नहीं याद हो रही हैं, सारी स्टोरी याद हो जाएगी क्लास में जो हमने कहा था, बस प्रैक्टिस से डेट याद करना है। ठीक है? द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग्स टू मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द, दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसन सच एज शूमेकर, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर, सर्वेंट, डेली वेज काम करने वाले।
निचले ही दस्ते के लोग हुए ना ये लोग। द लीडर वॉज, इस व्यक्ति का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन क्लब डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, लंबा वाला पैजामा जो किताब में आपके दिया हुआ है, मैंने पिक्चर पहले भी दिखाया है, और ऊपर डॉक वाले पहनेंगे। इन समर 1792, समर, द जैकोबिन प्लान एंड insurrection of the large number of Parisians who were angered by the short supply and high price। कोई तो कारण चाहिए विद्रोह का, महंगी चीजें और सप्लाई कम, बस यही वजह है। चलो अब शासन को तख्ता पलट कर दिया जाए, वक्त आ गया है क्या करने का। इतिहास में यही होता था, वक्त आ गया है राजा बदलने का। तो ये दिस इज द राइट टाइम, कूच करो। और सरकारें, क्या पता था कि आसमान से टपकेंगे खजूर पटक जाएंगे, है ना। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ, क्लियर है, मैस्कर्ड द किंग गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ हॉस्टेज फॉर सेवरल। अंकल जी कोई गिरफ्तार करके बना लिया हॉस्टेज, सब समझ रहे, हॉस्टेज समझ रहे हो ना, बंधक, समझ गए कि नहीं। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल, सब अपने में वोट किया, मारो मत इसको, मारो तो तुरंत मर जाएगा, बहुत तकलीफ दिया है, वोट दो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो कहा मार के छोड़ नहीं दिया जाए, मारो मत, जेल कर दिया जाए, वोट करो। तो अब लोग मैक्सिमम वोट क्या दिए, जेल में डाल दो। और क्या हुआ वहां पे, इलेक्शन। तो 21 साल पहले क्या था, यहां क्या हुआ, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस रेवोल्यूशन के बाद यूनिवर्सल वोट राइट के एज में चेंज आया। तो जब इन लोगों ने इस पैलेस पे हमला किया और राजा को बंदी बना दिया, है ना, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द वोट टू। चलें आगे। अब नेशनल असेंबली में क्या चेंजेस हो गई, गिल्ड एंड लेबर यूनियंस। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वही है जो मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था, किसी भी सामान्य व्यक्ति को बिजनेस करने का अधिकार। क्यों, क्योंकि वो फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि नौकरी में हम चाहेंगे तो तुमको उतना ही पैसा देंगे जिसमें तुम मेरे गुलाम बने रहो, तुमको गरीब अमीर बनाना मेरे हाथ में, देश की सरकार के हाथ में। पर जब तुम बिजनेस करोगे तो तुम्हारी अर्निंग और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेरे हाथ में, और जब तुम पैसा आ जाएगा तो तुम किसी के गुलाम बनोगे। गुलाम बनने का सबसे मुख्य कारण दो होता है, अशिक्षा और आर्थिक स्थिति। शिक्षित होगे तभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ये दोनों सुधर जाएगा तो कभी किसी का गुलाम। चलिए अगला, लेबर यूनियन नहीं बना सकते, यानी कभी भी तुम्हारे किसी किसान किसी लेबरों के ऊपर कोई जाति होगी तो तुम ग्रुप बनाकर कुछ ऐसा, दोनों राइट क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म हो गए। राइट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन आया, वुमेन नहीं, याद रखिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 को फिर से लाया गया। और मेनी नोबल लेफ्ट फ्रांस एंड बिकेम द नोन एज इमिग्रेंट्स। यही जो इसको हम कहते हैं इमिग्रेंट, किसी और जगह पे जाकर, बस इमिग्रेंट कहीं पे जाकर। तो भाई जब तुम किसी और की जगह पे हो और तुम भाग जाओ कहीं पे किसी जगह पर, जैसे मैं जाकर अमेरिका रहने लगूंगा तो मैं इमिग्रेंट कहलाऊंगा वहां, प्रवासी। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवास करके दूसरी जगह आप जाकर रह रहे हो, समझ गए। एयरपोर्ट पे जाओगे ना तो तुम्हारा चेक होगा, इमिग्रेशन स्टेटस पूछेगा, का मतलब यही होता है कि वहां से जहां से आ रहे हो कांड करके तो नहीं आ रहे, तब तुमको इमिग्रेंट हम बनाएंगे, ठीक है। रिफॉर्म इन द लोकल। अब बोलो कि सर ये क्यों भाग गए, जानते हैं ना राजा को नहीं छोड़ा तो हमारा भी बाजा बजाएंगे सब, इसके पहले बाजा बजे भाग जाओ, है कि नहीं भाई। जितना राजा कर रहा था उस पूरे करतूत में बराबर के हिस्सेदार थे कि नहीं ये लोग, तो क्या ये छोड़ने वाले थे, तो बजने से पहले भाग जाओ, अच्छा वक्त आएगा तो आएंगे। ढोल बना के दोनों तरफ से पब्लिक जब जोश में आती है तो किसी की नहीं होती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ठीक है। बेस्ड ऑन एबिलिटी टू, जितनी जिसकी योग्यता है उतना ही टैक्स। अब डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन में क्या था, महिलाओं के लिए नहीं था, याद रख लीजिएगा। पहला अधिकार धर्म का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या,
आपको बोलने का भी अधिकार है, आपको धर्म का भी अधिकार है, आपको मीडिया में कुछ प्रेस करने का भी अधिकार है, अधिकार आपकी संपत्ति का, आजादी और समानता का, संप्रभुता का, और किसी भी तरीके का नया कानून जरूरत पड़ेगा तो बनाने का। और फ्री ट्रायल का मतलब हो गया कि आप अपनी बात हो, यानी किसी ने कह दिया चोरी किया, बस चोर और फांसी दे दो, है ना। ट्रायल का मतलब मौका दिया जाएगा, सामने वाला जिसने भी आपको दोषी ठहराया है, आपको मौका मिलेगा अपने आप को निर्दोष क्या साबित करने का। वेरी गुड, क्लियर है। चलिए, स्पेशल प्रिविलेजेस में सारी चीजें खत्म। क्या खत्म? बाई बर्थ, और क्या था बोलिए। हाँ, अरे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन था ना, था कि नहीं? ये भी तो एक तरीके का प्रिविलेज ही था कि अमीर लोग ही कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकते, मिडिल क्लास नहीं कर सकते, ये प्रिविलेज ही तो है। बोलिए। टैक्स ओनली बाई, देखा गवर्नमेंट बोल रहा है, थर्ड स्टेट्स। बोलिए। स्लेवरी, स्लैब को रखना, ये भी इंजॉयमेंट ही तो है। गुलाम और दास रखो, एक इंसान इंसान को गुलाम रखता है, बताओ नहीं है ये? बोलिए। इसके अलावा बॉन्डेड लेबर, बोलिए, नहीं था ये? कुछ जमीन लिया, काम कराया, पैसे नहीं दे पाए, तुम बंधुआ मजदूर, तुमको रोटी देंगे या खाना देंगे या रहने को जगह देंगे, उसी पर तुम पूरी जिंदगी हमारे साथ। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले। चेंजेस इन द, अब यहां क्या चेंज हो गया? एक डेट यहां देखिएगा, रिप्लेस कर दिया गया। आफ्टर वोटिंग नेशनल असेंबली ने रिप्लेस कर दिया, इसका नाम क्या कह दिया? और कब लाया गया पहली बार? ठीक है, फ्रांस मोनार्की एंड हो गई और क्या बना? तो पहली बार रिपब्लिक शब्द कब यूज होगा? ठीक है, रिपब्लिक क्या है? जहां पीपल इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग हेड ऑफ द, अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है तो क्या होगा? डेमोक्रेटिक। क्या होगा? अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट के साथ इलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की सिस्टम इसमें लागू हो जाता है। दो चीजें लगती हैं डेमोक्रेसी के साथ साथ, जैसे ही वो रिपब्लिक होता है। पहला, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट भी चुना जाएगा, यानी गवर्नमेंट भी चुना जाएगा, और दूसरा, वो जो हेड होगा वो हेरिडिटरी। चले आगे। अगला, मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर बिकम गवर्नमेंट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट लेटर ऑन वर्ड टेक्ड, वो क्यों तो सब जानते हैं। राइन ऑफ, एक साल के पूरी की पूरी स्थिति में इसने हर छोटी बड़ी चीजों को क्या किया? कंसीडर्ड एनिमी टू द, और क्या कहने लगा? कन्विक्शन करो। क्या करो? मेंबर हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड एंड वे, जो उसके बताए रास्ते और डिसीजन पे भी सहमति नहीं जताता था, उसको भी, समझ में आया? क्या कराता था? बुलेटिन कराता था। क्या किया जाता था उसमें? he got people who were a threat to settle up a limited the amount of meat bread one could, कितना तुम खा सकते हो, खरीद सकते हो, उस पर भी नियम लगा दिया। गजब। farmers sold their harvest at white bread abundant and production equal to France, men and women about to speak, church closed and open, धर्म को भी नहीं छोड़ा। और कोई भी राजा जब धर्म चक्कर में पड़ जाता है ना, छोटे समय में तहस नहस होता है। धर्म को इतनी जल्दी नहीं छूना चाहिए। जनता नहीं उखड़ने वाली रहेगी, फिर भी उखड़ जाएगी। दो चीज खाली छू दो किसी की, भूख, गरीबों की भूख, और आम इंसान का धर्म। इसके साथ छेड़छाड़ करने वाले इतिहास गवाह है, इतिहास बन गए। समझ आ गए? और हर छोटी बड़ी चीजों के लिए क्या होता था? ठीक है, और क्या किया जाता था? फाइनली इसको भी हर किसी को गुलटाइन करते थे, है ना। गुलटाइन करने के बाद दो, मतलब वही चीजें दो हिस्से में फाड़ कर अलग कर देना। फाइनली इनको भी कोर्ट ने क्या डिक्लाइन किया, और 1794 में क्या हो गया? पुनः मुझको भवा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी बच्चों?
सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद ओल्ड रिजाइम की कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ा हमने, ओल्ड रिजाइम के चेंजेस के बारे में पढ़ा। अगला क्या पढ़ा? नेशनल असेंबली के बारे में पढ़ा ना? इसके बाद चेंजेस आफ्टर मोनार्की या मोनार्क इम्प्रीजमेंट, है ना? बोलिए, उनको जेल में भेजने के बाद जो चेंजेस आए, क्लियर? फिर क्लब फॉर्मेशन, है ना? क्लब फॉर्मेशन, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्या पढ़ा हमने? डिक्लेरेशन ऑफ राइट, किसके लिए? मैन के लिए। किसके लिए? वोटिंग एज के बारे में पढ़ा ना? वोटिंग एज 25 टू फॉर, क्लियर है? और साइन ऑफ, कोई परेशानी? पूरे के पूरे इस चैप्टर में अभी तक हम लोग अभी इस स्लाइड में 6 डेट देखे हैं सिर्फ। अगर इसी नोट्स को घर पे फिर से जाके देखोगे, वीडियो देखोगे, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? स्टोरी समझ में आ गई? पक्का? चलिए फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। वोटिंग सिस्टम के जरिए बेटा एक कॉमन पीपल ने सीधा डिसाइड किया कि नेशनल असेंबली हम बनाएंगे और नेशनल असेंबली के जरिए वोट कराई जाएगी।